मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम लोग जनरली प्लान कर लेते हैं कि एटीसी कंप्लीट करना है, एचआरए कंप्लीट करना है, मेरा टैक्स बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से 2 टैक्स रेजिम दिए हैं, ओल्ड एंड न्यू, और दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। आप अगर बिलो से 7 लाख हैं तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम फ़ायदेमंद है, और अगर आप मोर देन 7 लाख अर्न करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम फ़ायदेमंद है, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तब। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, आपको कुछ भी कंपनी में कोई फैसिलिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस करने की, आप न्यू टैक्स रेजिम लीजिए, टैक्स कटाइए और अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए। सिंपल वे है, जो टैक्स लग रहा है वो आपको बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर कंपनी में का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपको कुछ फ्लेक्सी कंपोनेंट मिल रहे हैं, जो रिइंबर्समेंट में आपको सैलरी आती है, उससे आप टैक्स बचा सकते हैं, जो कि अलाउएबल इनकम टैक्स में है। उसके साथ-साथ एचआरए क्लेम कर सकते हैं, एटीसी है। एटीसी के बाद प्लान बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे को क्या करना है, या फिर इतने ज़्यादा एटीसी के कंपोनेंट ऑप्ट कर लेते हैं जो कि लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद भी टैक्स कटता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि सर आप पकड़ नहीं पाते कि कैसे इतना टैक्स कट रहा है एटीसी में भी। मैंने 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए। नहीं, आपको अपने स्लैब्स डिसाइड करने पड़ेंगे, थोड़ा-सा अवेयर होना पड़ेगा, और उस अवेयरनेस के साथ-साथ आज हम आपको बताएँगे कि गवर्नमेंट ने एटीसीसीडी 1 और 2 दोनों का बेनिफिट दिया है। एटीसीसीडी हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, आपका एचआरए खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, आपने एग्जाम्पशन ले लिया, और उसके बाद एटीसी खत्म होने के बाद आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी सेविंग करके बचत कर सकते हैं। अब उसके बाद सवाल आता है कि सर ये तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है। ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा है और वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन एनपीएस जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसमें भी अलग-अलग फंड टाइप है, आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि एनपीएस एज़ कंपैरिज़न टू अदर चीज़ें क्यों फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें सबसे पहले ये एटीसी के अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरा, इसमें भी एसआईपी वगैरह की बेनिफिट है, फंड एलोकेट करने का सिस्टम है, जो कि आप सेलेक्ट करके ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनपीएस से रिलेटेड वीडियो देखा होगा जिसमें बहुत सारे तरीके के एनपीएस के बारे में एक्सप्लेनेशन है। कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ें बात जब हम करते हैं तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ों का हर्डल मेरे को भी आता था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ एज़ अ एम्प्लॉयी मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, और उन सभी चीज़ों को फेस करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि नहीं, एक एम्प्लॉयी को ईज़ी भाषा में चीज़ों को समझना होता है। उसको ये नहीं मतलब है कि भाई मेरा कितना पैसा कटना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस मेरे को ये बता दो वे आउट क्या है। और उस वे आउट को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ एकदम ईज़ी स्टेप पे। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेशनल पेंशन स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें कि 2004 में गवर्नमेंट ने अपने जितने भी सरकारी एम्प्लॉई है उनका भी पेंशन स्कीम बंद कर दिया था, और उनको बोला था कि आप नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट करो, और उसके बाद आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। और उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट ने जब ईपीएफ की लिमिट बढ़ाई थी, तो ईपीएफ में भी एक रूल लगाया था कि आप जिसकी सैलरी जो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर है और उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो उसको पेंशन फंड में मेंबरशिप नहीं बनाना होगा। तो उनकी भी पेंशन गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। लेकिन उस समय 2009 से कंपनी ने गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हो तो आप इसमें अपना पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और इसके आगे जा करके इसका बेनिफिट लोगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें ओआसिस प्रोजेक्ट बनाया गया था। मोस्टली इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 2013 में नोटिफाई किया गया है, जो कि आपके पेंशन फंड को मैनेज करती है, और मैनेज करने के बाद उसके रेगुलेटरी डिसाइड करती है। बहुत सारे बैंक हैं जिसको पीओपी बोलते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में आपको एक प्रैन नंबर दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम के की होल्डर क्या है, जो कि हम जब अभी बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट एनपीएस होता है, रिटेल एनपीएस होता है, पीएफआरडीए क्या होता है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि आपके केवाईसी वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि 18 से 70 साल तक कोई भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मिनिमम 1000 से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं, और 50,000 तक मैक्सिमम आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस में आप अपने बेसिक का 10% कर सकते हैं, जो कि 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें भी पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ये दोनों टाइप के उसमें मिल जाता है कि आपके कैसे वर्क कर रहा है।
तो इसमें की स्टेक होल्डर्स हैं इन एनपीएस, जिसमें पीओपी, सीआरए, पेंशन फंड मैनेजर, ये बहुत ही एजुकेटेड और प्लान्ड होता है जो कि बैंक के द्वारा मैनेज होता है। पेंशन फंड मैनेजर का काम यही काम होता है कि आपके फंड को कैसे मैनेज करना है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, ट्रस्टी बैंक, कस्टोडियन, एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, आपने आईआरडीए का नाम सुना होगा, वैसे पेंशन फंड के लिए पेंशन पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रखी है और वो आगे आपके लिए काम करती है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरी इंडिविजुअल अंडर एनपीएस है, जिसमें टैक्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, और टैक्स बेनिफिट्स फॉर सैलरी एंड इंडिविजुअल्स हैं, जो कि एम्प्लॉई की इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि एग्जॉस्टेड योर एटीसी लिमिट 50,000 एंड टैक्स डिडक्शन एटीसी सी ऑफ इनकम टैक्स 1961। और इसमें ये भी है कि अगर आपने एटीसी में 1.5 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर लिया है, उसके बाद भी एटीसीसीडी में आप इन्वेस्ट करके इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। और जो टैक्स बेनिफिट फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, इसमें यू हैव नॉट एग्जॉस्टेड एटीसी लिमिट येट, you can invest 10% of salary basic plus DA. This amount can extend of 1.5 lakh eligible of tax deduction 80 CCD 1 IT Act 1961। तो इसमें आप 50,000 का इंडिविजुअल प्लस कॉर्पोरेट एनपीएस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ने अपनी कंपनी में एनपीएस नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिन जो कि एम्प्लॉय के लिए नुकसान है। एनपीएस में बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, किसी बैंक से आपको कॉर्पोरेट टाइप करना होता है, उस कॉर्पोरेट टाइप के बाद आपके एक कोड जनरेट हो जाता है उनके साथ, और एम्प्लॉय को अपने प्रैन नंबर जनरेट करने होते हैं, उस बैंक के साथ लिंक करके वहाँ कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जो भी फाइनेंस के बंदे हैं, एचआर के बंदे हैं, उनको इसके के बारे में जानकारी होनी चाहिए और एम्प्लॉय को अवेयर करना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय अपना 1,000 रुपीज़ भी पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं, 12,000 रुपये साल का, और तो वो अपने 50 साल के बाद काफ़ी सारा अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फंड है वो एसआईपी वगैरह में मैनेज करते हैं, मॉडरेट और अलग अलग तरह के फंड है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम अकाउंट, टायर 1 टायर अकाउंट एक्टिव, यू नीड टू डिपॉजिट अ मिनिमम 1,000 ईच, 5,000 की 500 की फीस लगती है, और आप अपना 1,000 मंथली कंट्रीब्यूट करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टायर 2 में आप मिनिमम 1,000 कंट्रीब्यूट करके मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और इसी के अकॉर्डिंग आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑटो एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस इन नेशनल पेंशन स्कीम, एसेट्स एंड क्लासेस फंड, इसमें किस किस ये सारे फंड दिए हुए हैं जो कि हाई, मॉडरेट, लो, वेरी हाई इस टाइप के हैं, और उसमें कैसे कैसे कॉर्पोरेट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं, इक्विटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और इसका काम फंड मैनेजर का होता है। वो सारे फंड को आपसे कलेक्ट करता है और उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रिटर्न देता है, जो कि एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक आ ही जाती है। तो इस वजह से ये फायदेमंद है एनपीएस अदर देन एफडी एंड अदर सिलेक्शन। और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट है। अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट नहीं है, और जिनमें टैक्स बेनिफिट है उसमें रिटर्न्स नहीं है, और रिटर्न के साथ साथ रिटायरमेंट की गारंटी भी नहीं है। इसमें पेंशन की स्कीम है, जब में आप एन्युटी वगैरह विड्रॉ करते हैं तो आपकी स्कीम एज इट इज चलती रहेगी। अदर देन इंश्योरेंस काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। उसके बाद टैक्स एग्जेम्प्टेड एनपीएस एग्जिट विड्रॉ फंड है कि अगर आपको पार्सल विड्रॉ करना है तो आप एन्युटी अमाउंट, कुछ अमाउंट जो आपका एन्युटी डिसाइडेड है उसको छोड़ करके पूरा विड्रॉ कर सकते हो 3 साल 4 साल के बाद, और उसमें आप सारी डिटेल देख सकते हो। 60% एग्जिट फ्रॉम एनपीएस, अलग अलग टाइप के एग्जिट हैं जो कि आप पार्शली या फिर मेच्योरिटी के बाद या डेथ के आसपास एग्जिट कर सकते हो, और उसमें बेनिफिट ऑफ एग्जिट फ्रॉम एनपीएस ऑन मेच्योरिटी, आप उसको 75 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक भी आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। मोस्टली ऐसे चांसेस नहीं आते हैं कि इतने लंबा कोई जा करके एनपीएस का वेट करे, तो वो पहले ही विड्रॉ करते हैं, पार्सल विड्रॉ करते हैं। जबकि पर अगर कोई एम्प्लॉय 50 ईयर्स का है और वो 10 साल तक भी कंट्रीब्यूट करता है तो उनको अच्छा खासा अमाउंट बचत कर सकते हैं। और प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ग्रोइंग होता है, और उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं टैक्स के लिए प्लान करते रहते हैं, तो एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया तो आप फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और गवर्नमेंट जिस तरह से एनपीएस को प्रमोट कर रही है, आने वाले टाइम में एनपीएस को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। इसमें टैक्स एग्जेम्पशन जो मिल रहे हैं वो हो सकता है वो इनहेंस हो जाए और कुछ एडिशनल फीचर्स भी आए, और इसमें ईयर ऑन ईयर, वाई
इनके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि वो काफ़ी अच्छा साइन है इंडिया के लिए भी, और जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है, जो कि इनके कंट्रीब्यूटर वगैरह बढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करिए, अपने घर में, अपने फैमिली में इनको शेयर करिए, और हमेशा सेविंग की आदत डालिए। सेविंग करने से आपको ईज़िली कभी कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो आप उनके अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर पाएँगे, और कभी भी कोई फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप अलग-अलग तरीके के प्लान सोच पाएँगे। फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को बोलते हैं। धन्यवाद।